नमस्कार। आज के लेक्चर की में हम बात करेंगे कर अंतरण के बारे में, यानी टैक्स डेवल्यूशन के बारे में। अभी अभी जो है इससे रिलेटेड न्यूज आ रही है बहुत ज्यादा, किस तरीके से जो गवर्नमेंट है टैक्स डेवल्यूशन कर रही है और क्यों कर अंतरण कहा जाता है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस रही है। तो कर अंतरण के बारे में जानेंगे, इसके महत्व और इसके संवैधानिक आदेश यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इससे रिलेटेड है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं टैक्स डेवल्यूशन की, और चर्चा में ये टैक्स डेवल्यूशन इतना ज्यादा क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट ने जून 2023 में राज्य सरकारों को कर आंतरण यानी टैक्स डेवल्यूशन की तीसरी किस्त के रूप में लगभग 1,18,218 यानी 1,18,200 करोड़ रुपए जारी किए। जबकि अगर सामान्य तरीके से अगर देखा जाए जो मंथली डेवल्यूशन होता है वो कितना है, वो 59,140 करोड़ का है। तो क्या कारण रहा, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से सभी स्टेट्स को मदद करेगा कैपिटल स्पेंडिंग में, यानी इन राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और उनके विकास कल्याण संपत्ति व्यय को डेवलप, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में मदद करेगा। वहीं पे अगर बात करी जाए यहाँ पे स्टेट्स के डेवल्यूशन की, तो किस तरीके से ये डेवल्यूशन हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो डेवल्यूशन हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए हुआ है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में लगभग 21,218 करोड़ 21,018 करोड़ का जो डेवल्यूशन वहां हुआ है। उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का यहाँ पर जो है स्थान रहा है। कर अंतरण की बात करें तो क्यों ये टैक्स डेवल्यूशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो देखा जाए तो क्या है ये बेसिकली, अगर बात करें कर अंतरण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण को संदर्भित करता है। यानी कि जो टैक्स रेवेन्यूज हैं, जो भी कंट्री में जो टैक्स रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, उन रेवेन्यूज को किस तरीके से जो हमारी है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बांटा जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि ये किस तरीके के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ही हमारा ऐसा बना, जो हमारा संविधान ही बना था कि एक प्रोसीजर के थ्रू ये जो पूरा है ये सारा चीजें संचालित होती है। तो ये संघ तथा राज्यों के बीच उचित एवं न्याय संगत तरीके के कुछ करों की आय को आवंटित करने के लिए स्थापित एक संवैधानिक तंत्र से कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे आर्टिकल 280 क्लॉज 3 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि जो हमारा फाइनेंस कमीशन है यानी वित्त आयोग की ये जो जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है, संघ और राज्यों के बीच जो करों की जो शुद्ध आय, जो आय के विभाजन के संबंध में सिफारिशें करना है। तो यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के ऊपर है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किस तरीके से रिकमेंडेशन देता है कि जो टैक्सेस हैं, तो टैक्सेस का जो डेवल्यूशन होगा वो किस तरीके से जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होगा। तो यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाई जाएगी फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो 15 फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो उनकी कुछ रिकमेंडेशन रही, कुछ सिफारिशें रही। तो जो सबसे पहली उनकी सिफारिश रही, वर्टिकल डेवल्यूशन यानी केंद्रीय करों में राज्यों का जो हिस्सा रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। तो 2021 से 26 के पीरियड में जो रिकमेंडेड है कि जो जो शेयर है वो स्टेट्स का इन द सेंट्रल टैक्सेस, जो सेंट्रल टैक्सेस में रहेगा वो लगभग 41% का रहेगा, जो कि वर्ष 2020 से 21 के बराबर है। तो ये जो है अगर देखा जाए तो जो 14 फाइनेंस कमीशन था उसमें जो ये रिकमेंडेशन थी 42% थी, और अब ये रिकमेंडेशन घट के 41% हो गई है। तो ये देखा जा रहा है एक कमी है जो कि पिछले साल से कम है। तो केंद्र के संसाधनों से नवगठित जो केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 1% का समायोजन प्रदान करना है। तो क्योंकि ये नए नए फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज हमारे रहे हैं। उसी के बाद अगर हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन की बात करें यानी राज्यों के बीच के आवंटन की बात करें, तो किस तरीके से होगा। हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन में जो सजेशन दिया गया है कि लगभग 12.5% वेटेज जो दी जाएगी वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को दी जाएगी,
45% इनकम के लिए और 15% पॉपुलेशन के लिए एंड एरिया के लिए और 10% रहेगा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के लिए और 2.5% लगभग टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स के लिए। तो वहीं पे अगर हम बात करें जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो है स्टेट्स के लिए, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो राजस्व घाटे को राजस्व या वर्तमान व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच जो अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें कर एवं गैर कर शामिल है। जैसे कि हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीव्स का, जिसमें आपका टैक्स और नॉन टैक्स दोनों इंक्लूड होता है। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है कि लगभग 3 ट्रिलियन, यानी एक रिकमेंडेशन आया कि पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो कि लगभग होगा 3 ट्रिलियन के बराबर अगले 5 साल तक, जो कि एंड होगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में। वहीं पे अगर हम बात करें प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और राज्यों के अनुदान के बारे में, यानी जिसे हम परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी कहते हैं और ग्रांट्स टू स्टेट। तो ये जो ग्रांट होती है ये बेसिकली 4 मेन थीम्स पे देखी जाती है। पहला होता है सोशल सेक्टर, उसके बाद रूरल इकोनॉमी, तीसरा होता है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम फॉर द पावर सेक्टर। पहले की अगर हम बात करें सामाजिक क्षेत्र, तो सामाजिक क्षेत्र जहां इसने स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है, यानी हेल्थ एंड एजुकेशन जो यहाँ पे बेसिक फोकस रहेगा। दूसरा जो हम बात करते हैं रूरल इकोनॉमी, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, जहां इसने कृषि और ग्रामीण सड़कें हैं, सड़कों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया है, किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट हो रही है। तो रूरल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर पे भी यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस देखने को मिला। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसी भी देश में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें देश की 2/3 आबादी यानी 2/3 कुल कार्यबल का 70% और राष्ट्रीय आय का अगर बात करेंगे किस तरीके का योगदान रहा है, तो वो लगभग से लगभग 46% का रहा है। उसी के साथ हम बात करें शासन और प्रशासनिक सुधार की, यानी जिसे हम गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सो इट हैज रिकमेंडेड कि ऐसी ग्रांट्स हो जो कि हमारे जो देश है, जो ब्लॉक्स हैं उनके लिए, तो एक सिफारिश की गई है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो सेक्टर रहा है कि जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के लिए एक प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रणाली, जिसे हम परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम भी कहते हैं। तो ये एक जो रहेगा विकसित की है, जो अनुदान से संबंधित नहीं है, लेकिन राज्यों के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकृत ऋण सीमा प्रदान करती है। वहीं पे बात करी जाए जो ग्रांट्स दी जाती हैं लोकल गवर्नमेंट को, यानी स्थानीय सरकारों को, जो अनुदान का वो है, उसी के लिए अगर बात करी जाए तो नगर पालिका सेवाएं और जो स्थानीय सरकारी निकायों के लिए अनुदान के साथ इसमें नए शहरों के उष्मायन और स्थानीय जो सरकारों को स्वास्थ्य अनुदान के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान इसमें भी शामिल है। तो यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स फॉर इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज की, और उसी के साथ साथ हेल्थ ग्रांट्स जो है गवर्नमेंट को दी जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें अर्बन लोकल बॉडीज की, तो अर्बन लोकल बॉडीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो जो बेसिक ग्रांट्स हैं वो सिटीज टाउन्स के लिए जो है रिकमेंड करी गई है, और लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 1 मिलियन से कम होनी चाहिए। तो जो मिलियन प्लस सिटीज हैं उनके लिए जो 100% है, 100% ऑफ द ग्रांट्स है वो परफॉर्मेंस लिंक्ड होते हैं, जिसके लिए थ्रू द एक फंड है, फंड का नाम है मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड, जिसे हम कहते हैं, यानी MCF के माध्यम से प्रदर्शन में जुड़े हैं। तो जो MCF का जो अमाउंट होती है, जो राशि होती है, इन शहरों की वायु गुणवत्ता के सुधार और शहरी पेयजल जो आपूर्ति है, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सेवा स्तर के जो बेंचमार्क को पूरा करने का प्रदर्शन से संबंधित है।
वहीं पे अगर हम बात करें कि रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में, जैसे कि हम फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं, तो राजकोषीय संवाद को बनाए रखने में हमारे वित्त आयोग की क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए जिस तरीके से टैक्स होते हैं, तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पूरे देश को चलाने के लिए। तो टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से किस तरीके से ये टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिसॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके से दिए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो कर आय का वितरण करने के लिए फाइनेंस कमीशन एक बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका यहाँ पे निभा रहा है। तो वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करता है। तो ये राजकोषीय क्षमताओं और राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कर राजस्व का उचित एवं समान बंटवारा सुनिश्चित करता है। उसी के साथ साथ बात की जाए जो एलोकेशन ऑफ टैक्सेस हैं अमंग द स्टेट्स, यानी राज्यों के बीच जो करों का आवंटन है, तो वित्त आयोग वित्तीय मदद की आवश्यकता वाले राज्यों को सहायता अनुदान के सिद्धांतों और मात्रा का निर्धारण करता है कि किस तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस इन राज्यों को मिलनी चाहिए। तो पूरी तरीके से जो फाइनेंस कमीशन है वो किसी भी राज्य की सबसे पहले फाइनेंशियल नीड्स देखता है और उसी तरीके से वो रिकमेंड करता है कि किस तरीके के जो फंड्स हैं यहाँ पे एलोकेट होने चाहिए। साथ ही स्थानीय सरकारों के संसाधनों में वृद्धि के लिए तो वित्त आयोग राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संस्थानों के मुख्य हेतु राज्य में समेकित कोष को बढ़ाने का उपाय सजाता है। जैसे कि हम बात करें कि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स है उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं स्टेट्स में, उसके लिए रिकमेंडेशन देता है। वहीं पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संवाद, तो वित्त आयोग सरकार के सभी स्तरों के साथ व्यापक परामर्श करके सहकारी संवाद के विचार को बढ़ावा देता है। तो ये आंकड़े एक तृण और निर्णय लेने में भागीदारी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य हितधारकों के साथ परामर्श में शामिल होते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं पब्लिक जो हमारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संवाद। तो यहाँ पे जो जो फाइनेंस कमीशन की फंक्शनिंग है, यहाँ पे कंसल्टेशन होती है, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन की जाती है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के साथ, जहां पे हम इस प्रिंसिपल को सहकारी संवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स अपने अपने इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ साथ बात की जाए पब्लिक स्पेंडिंग एंड जो फिस्कल स्टेबिलिटी की है, तो सार्वजनिक व्यय और राजकोषीय स्थिरता की अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की जो सिफारिश है वो एम करती है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग एंड प्रमोटिंग फिजिकल स्टेबिलिटी, यानी सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करना और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो यहीं पे जिस तरीके की फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसी तरीके से जो हमारा कमीशन है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है फिस्कल मैनेजमेंट के लिए। संघ और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करके ये आयोग राजकोषीय प्रबंधन, संस्थान, आवंटन और व्यय प्राथमिकताओं हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। 15वें वित्त आयोग की बात की जाए यानी 15 फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय है। ये संविधान के प्रावधानों और वर्तमान मांगों के अनुसार राज्य के बीच एक संघीय सरकार तथा राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण हेतु विधि और सूत्रों का निर्धारण करता है। तो ये जो डेवोल्यूशन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जानने की हमें यहाँ पे जरूरत है कि बहुत ज्यादा जरूरत है ये जानने की जो टैक्स डेवोल्यूशन ये हमारी फाइनेंशियल कमीशन करता है, किस तरीके से इसके रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें यानी अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष यानी 5 इयर्स अथवा उससे पहले के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आवश्यक माना जाता है। तो अगर बात करें तो जो फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने उसे कॉन्स्टिट्यूट किया था नवंबर 2017 में और चेयरमैन जो रहे एन के सिंह रहे। इसी के साथ हम एंड करते हैं अपने लेक्चर का। धन्यवाद।